सो हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को। और आज अपन डिस्कस करेंगे जो केस सिनेरियो है इंटर के जीएसटी का, उसका क्वेश्चन नंबर 2, केस नंबर 2, पेज 131 जो आईसीएआई की बुक में आपको मिलेगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ रहा हूँ। क्या है, पहले जैसा आप जानते हैं अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन लीगल रेफरेंस के साथ इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, मैसर्स विट्ठल एंड कंपनी, a registered supplier under GST is dealing in supply of taxable goods in the states of Karnataka। ये बेसिक सी जानकारी दे दिया कि विट्ठल एंड कंपनी रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में कर्नाटका स्टेट। द फर्म ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंस अप्रैल। अप्रैल से फर्म किस में है? कंपोजिशन स्कीम में है। तो कंपोजिशन स्कीम में है सिंस अप्रैल। इट्स टर्नओवर क्रॉस्ड 1.5 सीआर ऑन 9 में। ओहो, क्या आपको याद आ रहा है इतना पढ़ने से? कंपोजिशन स्कीम की तो एलिजिबिलिटी होती है 1.5 सीआर और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 11 में से 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट होती है 75 लाख। तो 1.5 सीआर उसने क्रॉस कर गया 9 मई को। ये एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। एंड हैज ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम। और अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस होता है आपको स्कीम से ऑप्ट आउट करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। करेक्ट। तो आपको वो स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। जब आप ये स्कीम से बाहर आते हैं उसके लिए टाइम लिमिट दी गई है। कितने दिन के अंदर ये काम करना पड़ता है? 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये स्कीम से बाहर आना है। तो ये बोल रहा है वो सेम डेट, ऑन द सेम डेट 9 मई को आप बाहर आ गए। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। जैसा आप जानते हैं अपन कैटेगरी बना के चलते हैं ना दोस्तों, तो ये पहली कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। विट्ठल एंड कंपनी सेंड गुड्स ऑन 10th जून टू सूरी एंड कंपनी सेल और रिटर्न बेसिस पे दे रही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो गुड्स जा रहे हैं सेल रिटर्न बेसिस पे जा रहे हैं। पूरा फोकस उससे रिलेटेड लॉ पे आ जाए तो आपका सवाल बन जाना चाहिए आसानी से। सूरी एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड वाइड इट्स कंफर्मेशन मेल डेटेड 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को उसका कंफर्मेशन मिल गया। तो 15 दिसंबर को कंफर्मेशन मिला, मतलब ये सेल रिटर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया। आगे देखते हैं। द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में फर्म ने इतना इतना जीएसटी पे किया है। जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो पर्सनल पर्पस के लिए 12,000 जीएसटी दिया। आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको अभी तक अंदर से जवाब आ जाना चाहिए ना भैया कि पर्सनल पर्पस है। कहीं ये 17(5) में ब्लॉक तो नहीं हो गया आईटीसी? जी हाँ, अगर आपका जवाब दिमाग आपको ये जवाब दे रहा है तो आप सही दिशा में सोच रहे हो। दूसरा, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी 25 सीसी। टू व्हीलर खरीद रहे हो, इंजन कैपेसिटी 25 सीसी। आमतौर पे मोटर व्हीकल तो ब्लॉक कैटेगरी में होता है, लेकिन भैया टू व्हीलर है और वो भी इंजन कैपेसिटी, तो क्या ये मोटर व्हीकल है कि नहीं एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एंड जीएसटी एक्ट? पहला तो डिस्कशन इस पे होना चाहिए। तो उसमें 9,000 जीएसटी दिया, ठीक है। तीसरा, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर 19,000। कंप्यूटर खरीदने में 19,000 का जीएसटी दिया। क्या इसका आईटीसी मिलता है? हाँ जी हाँ। कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट्स है, बिजनेस एसेट्स है, कैपिटल गुड्स है, उसका आईटीसी तो मिलना चाहिए। लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स। ये क्या बोल दिया भाई? यानी ये 19,000 रुपए जो आपने जीएसटी दिया था वो आपने कंप्यूटर में डेबिट कर दिया और इनकम टैक्स पे आपने क्या किया? उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। ओहो, डबल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हो। इनकम टैक्स में भी जीएसटी में भी, क्या लेने देंगे? ना जी ना, ऐसा तो करने दिया ही नहीं जा सकता। 16 सबसेक्शन 3 याद आ रहा है आपको? जी हाँ। During May, Vittal and Company had reversed ITC of 10,000 for not making payment to vendors within the time prescribed under the CGST Act. मई के महीने में क्या किया गया? 10,000 रुपए उसने आईटीसी रिवर्स किया था। क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया था वेंडर्स को विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब। क्या आपको वो टाइम लिमिट याद आ रहा है पेमेंट का? कितने दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। 180 दिन वाला टाइम जो नहीं था कि सेलर को बायर को सेलर को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना चाहिए, अदरवाइज जैसे ही 180 दिन खत्म होगा, जिस महीने वो खत्म हुआ उस महीने के जीएसटी रिटर्न में आपको पूरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो मई के महीने में उसने 10,000 रुपए आईटीसी रिवर्स किया है, ये बता चुका। द पेंडिंग पेमेंट वॉज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। हाउएवर ये परमानेंट डिसअलाउंस नहीं है, ये पेमेंट आपने बाद में अगस्त में दिया ऐसा बोल रहा है।
तो जब बाद में आपने अगस्त में दिया दोस्तों तो क्या होगा, अगस्त में जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो वो उसका आईटीसी आपको मिल जाना चाहिए। ठीक बात है। तो ये पूरा आईटीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिख रहा है, ये थर्ड कैटेगरी हो गया इस क्वेश्चन का, आईटीसी से रिलेटेड सवाल जवाब। अगला, आउट ऑफ द परचेजेस मेड एंड आईटीसी अवेल ड्यूरिंग अर्लियर मंथ्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल एज ऑन सितंबर। तो ये सितंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, सप्लायर नेम XYZ ABC PQR, पेमेंट इज ड्यू फॉर नंबर ऑफ डेज, कितने दिन से पेमेंट ड्यू है, XYZ का 165 डेज, ABC का 199 और PQR का 99 डेज, और उसमें आईटीसी कितना है 13,000 15,000 20,000। पक्का पता है आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है, कहीं ये इन्फॉर्मेशन इसी चीज के लिए तो नहीं दे रहा है, 199 दिन 180 दिन से ज्यादा पे डिफॉल्ट होता है तो आईटीसी रिवर्सल। तो ये आपका फोर्थ कैटेगरी हो गया इस क्वेश्चन का रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, विट्ठल एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी, मतलब सर्विसेज ले रहे हो रघु एंड कंपनी से, जो कौन है, एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड इन श्रीलंका। तो आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विस ले रहे हो, मतलब एक तरीके से इट्स बिकम्स अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस फॉर सर्विस ऑन 1 सितंबर विच वाज एंटर्ड बाय विट्ठल एंड कंपनी इन इट्स बुक ऑन 10 अक्टूबर, पेमेंट किया गया था 30 सितंबर। तो ये एक तरीके से ये आपकी पांचवी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में जो आपको दी हुई है। ठीक बात है। इतना ध्यान में रखते हुए बाकी आप जानते हो ये कॉमन फीचर केस बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी में अजम्पशन दे देता है कि सारे सप्लाई इंट्रा स्टेट हैं और जो भी आईटीसी लेना है वो पूरा आपने मतलब सारी कंडीशन 16(2) की ABCD वो सब मान के चलो कि भैया जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोले पूरी की गई है। अब हमको आना है इसके एमसीक्यूज पे, किस तरीके से इसके जवाब बनते हैं। सवाल नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Vittel and company needs to furnish a statement containing details of stock of inputs held in finished goods on withdrawal of composition scheme by। ये सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है, याद करो कंपोजिशन स्कीम से जब आप विड्रॉ करते हो, जब आपने कंपोजिशन स्कीम से अपने आप को विड्रॉ किया दोस्तों, तो विड्रॉ करते ही आपको दो काम करने पड़ते थे। काम नंबर 1, विड्रॉल का एप्लीकेशन डालना विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर आप विड्रॉल एप्लीकेशन डालते थे। आप यहाँ पे खत्म क्या हो रहा है, आप किस दिन से विड्रॉ कर रहे हो, 9th में, तो 9th में से 7 दिन के अंदर अंदर आपको विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम करना है। क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के साथ एक दूसरा काम भी करना पड़ता था, वो था आपके स्टॉक का स्टेटमेंट। तो आपको पूरे बिजनेस में जितना स्टॉक है वो स्टॉक की जानकारी आपको देनी पड़ती है। करेक्ट। स्टॉक की जानकारी देने से क्या फायदा है, यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मिलेगा क्यों, क्योंकि जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ होगे उस रात आपके पास जितना भी स्टॉक था उस पे जितना भी जीएसटी आपने पे किया था उसका जीएसटी आईटीसी आपको दिया जा सकता है। और उसके लिए टाइम लिमिट कितनी थी याद है, याद करो जब हम कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो टाइम लिमिट थी 60 डेज, लेकिन जब कंपोजिशन स्कीम से निकलते हैं तो टाइम लिमिट है 30 डेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आईटीसी लेने की बात कर रहा हूँ। जब आईटीसी रिवर्स करना होता है तो 60 डेज के अंदर स्टॉक की जानकारी देते हैं, लेकिन जब आईटीसी क्लेम करना है, रिक्लेम करना है तो 30 डेज के अंदर करना पड़ता है। और 30 डेज मतलब ये 30 डेज कब से होगा, इस 9th में से 30 डेज आप काउंट करेंगे। आपको क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, देखो चलो अपन अपन इसका लीगल रेफरेंस भी थोड़ा सा कोशिश करें तो देखो तो आपको क्या ये चीज याद आ रही है क्या। देखिए कंपोजिशन स्कीम से डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन स्कीम से आप विड्रॉ करते हैं, तो जब आप विड्रॉ करोगे तो एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन आपको करनी पड़ती है ना, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, देखो इन ईच ऑफ द अबव केस, मतलब चाहे गवर्नमेंट के कहने पे आप स्कीम से हटो चाहे अपनी इच्छा से हटो, अब सच पर्सन में फर्निश में, क्योंकि में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया आपकी मर्जी ना आईटीसी लेना है नहीं लेना है, तू देख, furnish a statement in prescribed form containing details of stock of inputs contained in semi-finished finished goods held in stock by him on the date on which option is withdrawn or denied within a period of 30 days from the date on which such option is withdrawn। जिस दिन आप वो स्कीम से हटे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना पड़ता है। तो 9th में से 30 दिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मई के हो गए दोस्तों कितने, 22 दिन मई के हो गए 9th मई के बाद से, और 30 दिन के अंदर करना है तो जून के 8 दिन होते हैं तब जाके 30 दिन होंगे। तो लेटेस्ट से लेटेस्ट क्या तारीख निकल के आई, लेटेस्ट से लेटेस्ट 8 जून निकल के आया दोस्तों। तो क्या करना है आपको,
8 जून तक वो स्टेटमेंट फाइल करना। पता है कौन सा स्टेटमेंट? ओहो, क्या आपको ये याद आ रहा है क्या? तो आपका जीएसटी नॉलेज एकदम अपरंपार है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? ITC 01, CMP 04 और ITC 01 आप जब फाइल करोगे तो जाके आपको ये काम, मतलब इनपुट लेने की बात क्या आती है? ITC 01 से बात आती है। तो ITC 01 आप फाइल करो 30 दिन के अंदर और आपको ये क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस केस में क्या 8 जून ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ सर, ये 8 जून ये आपको ऑप्शन में मिल गया। करेक्ट। तो 8 जून मतलब इतने दिन में। ये देखो नंबर ऑफ डेज कैसे निकाला है, ये जिस दिन आप विड्रॉ किए उस दिन का है। ये वहां से लगभग 15 दिन है, ये 30 दिन और ये 60 डेज। तो आपको बस ये पता होना चाहिए ना ये काम कितने दिनों में करना है? 30 दिनों के अंदर अंदर करना पड़ता है। ठीक बात है। नेक्स्ट, अगला सवाल। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न वाला कैटेगरी था ना, ये रहा अपना सेल और रिटर्न। 10 जून को भेजे थे और 15 दिसंबर को अप्रूवल आया था, ये दो इंफॉर्मेशन है। अब उसमें देखो क्या बोल रहा है सवाल। विट्ठल एंड कंपनी शेल इशू द इनवॉइस, यानी ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस क्या? आहा, सेल ऑफ रिटर्न बेसिस पे, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? सर जी बड़ा सिंपल था, अगर आपको लॉ याद आ रहा है सेक्शन 31 का, कहीं आखिरी सबसेक्शन का केस तो नहीं है ये? 31 ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस है, उसका सबसेक्शन 7 अपन ने देखा था दोस्तों। 31 सबसेक्शन 7 क्या बोलता था? जिस दिन आपने गुड सेल अप्रूवल पे भेजा उसके 6 महीने के अंदर अंदर ओके नोके हो जाना चाहिए। 6 महीने के बाद अगले ही दिन आपको इनवॉइस देना पड़ता है, मतलब पड़ता है। तो या तो 6 महीना या उससे पहले अगर कस्टमर अप्रूवल दे दे तो वो तारीख। तो अभी पहले आप 10 जून से 6 महीना देखो भैया। 10 जून से आप 6 महीना निकालने जाओगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 9 दिसंबर को 6 महीना खत्म होता है, उसका अगला दिन मतलब 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को किसी भी कीमत पे आपको इनवॉइस देना है। अगर अप्रूवल 10 दिसंबर से पहले आ जाए तो वो तारीख, अदरवाइज 10 दिसंबर। यहाँ पे अप्रूवल कब आया था? मेल कंफर्मेशन 15 दिसंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इसलिए इवेंचुअली इसका डेट क्या होना चाहिए? 10 दिसंबर। क्या आप ये चीज याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं मेरी बात को, कि ध्यान है कि आपको नहीं है? 31 का सबसेक्शन 7 देखो, टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर हो गया ना ये अपना। नॉट विच स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का था, वेयर द गुड्स आर बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस। इनवॉइस कब इशू होना है? इनवॉइस शेल बी इशूड बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जिस दिन अप्रूवल मिला, और 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। तो बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन में कौन सा डेट है? 15 दिसंबर। और 6 months के लिए कौन सा डेट आई? 10 दिसंबर। तो विच एवर इज अर्लियर, इवेंचुअली 10 दिसंबर अपना आंसर बैठता है दोस्तों इस केस में। तो सेकेंड केस का भी आंसर हो गया अपना। तीसरा, determine the amount of eligible input tax credit that can be availed by Vittal and company for the month of August। अगस्त में वो कितना आईटीसी लेगा उस पे डिस्कशन है, मतलब पूरा फोकस अपना कैटेगरी 3 पे आ गया दोस्तों। अब अगस्त के कितना आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मंथ ऑफ अगस्त में पहला, जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। अरे भैया पर्सनल पर्पस में क्या डिस्कशन करना, ये तो ब्लॉक है सीधा सीधा 17 सबसेक्शन 5। आप क्या नहीं जानते हो ये बात? ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आप जानते हो ना दोस्तों कि इस केस में क्या होगा। इस केस में ये पूरी तरीके से ब्लॉक रहता है 17 सबसेक्शन 5 में। तो 17(5) में देखिए क्या, देखिए आज पर्सनल पर्पस के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल पर्पस की चीजें पूरी तरीके से ब्लॉक होती है कि नहीं होती है? जी हाँ, 17 सबसेक्शन 5। अभी आपको अपन उसका रेफरेंस भी देख लेंगे दोस्तों। तो 17(5) जो है हमने यहाँ पढ़ा, ये तो पूरा उसके रूल्स बता रहे हैं। 17(5) ये देखिए, ये पूरा 17(5) की रीडिंग थी ना, उसका क्लॉज जी आपको क्या बोल रहा है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये क्या है? ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पे आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया, इसलिए पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लॉक हो जाएगा। अगला, जीएसटी पेड ऑन मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग अ टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी 25 सीसी। अब आमतौर पे मोटर व्हीकल का आईटीसी भी ब्लॉक होता है, लेकिन मोटर व्हीकल होती क्या है, मोटर व्हीकल क्या है उसी को समझना है। तो उसी को लेके तो आगे जो अपनी इंफॉर्मेशन थी वो आ रही है
यानी मोटर व्हीकल अक्सर 4 व्हीलर्स वगैरह को तो बोला जाता है कि वो मोटर व्हीकल और ब्लॉक्ड है, लेकिन जो छोटी मोटी 2 व्हीलर्स होती है जिनकी इंजन कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, कितनी, अप टू 25 cc होता है, तो उनको ब्लॉक नहीं किया गया है, वो पूरी तरीके से अलाउड होता है। ये देखिए मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेयंस एंड रिलेटेड, तो ये ब्लॉक क्या है, व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूजन में आता है, व्हीकल विथ लेस देन 4 व्हील्स फिटेड विथ इंजन कैपेसिटी अप टू 25 cc। तो अप टू 25 cc में अगर आपने इंजन कैपेसिटी में रखा है तो वो चीज़ क्या है दोस्तों, वो ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब इसका आईटीसी अवेलेबल है आपको, ये ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि 2 व्हीलर है, इंजन कैपेसिटी 25 cc तक की है। तीसरा, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज के लिए जो जीएसटी दिया आमतौर पे ये मिल जाता है कैपिटल गुड्स का, लेकिन क्या बोल रहा है कि आपने जीएसटी पोर्शन को डेप्रिसिएशन में क्लेम करने में यूज कर लिया। तो जब आप जीएसटी पोर्शन को डेप्रिसिएशन में यूज कर लो तो क्या बोलता है, देखो 16(3) सीधा सीधा कि भैया एक जगह बेनिफिट लोगे ना, या तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लो या इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लो, दोनों नहीं ले सकते ना। तो इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट, आईटीसी इज नॉट अलाउड। तो सीधा सीधा इसका तो रेफरेंस ही हो गया क्या, नॉट अलाउड। ये ब्लॉक नहीं है क्योंकि हम अलाउ कर देते, पर क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन ले लिया इसलिए हम उसे डिसअलाउ कर रहे हैं 16(3) में। तो इवेंचुअली यहाँ पे अभी तक 9,000 आया है जिसका आईटीसी मिल सकता है। उसके बाद याद करो एक इंफॉर्मेशन और दी है कि मई के महीने में उसने 10,000 का आईटीसी रिवर्स किया था। ठीक बात है, ये तो रिवर्स किया था, ये रिवर्स क्यों किया था, वो 180 डेज वाले क्लॉज के कारण। उसके बाद ये पेमेंट आपने अगस्त में किया, तो इस केस में लॉ क्या बोलता है, जिस महीने आप पेमेंट करोगे उस महीने आप आईटीसी क्लेम करोगे। तो अगस्त में आपने पेमेंट किया तो अगस्त में आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो अब कौन कौन सा आईटीसी मिल रहा है, एक ये 10,000 का आईटीसी मिलेगा आपको, और एक आपको ये 9,000 का आईटीसी मिलेगा। तो ये 19,000 रुपये आपको आईटीसी मिलना चाहिए। क्या क्या नहीं मिलेगा, ये 19,000 नहीं मिलेगा आपको, और ये 12,000 नहीं मिलेगा आपको। तो इवेंचुअली टोटल आईटीसी अगस्त महीने में जो पूछ रहे हैं कितना क्लेम कर सकते हैं, 10 और 9 19,000 आप क्लेम कर सकते हैं। ये 19,000 कौन से वाले हैं ध्यान रखना, एक 10,000 वाला है और एक 9,000 वाला है। ये 19,000 कंप्यूटर वाला नहीं है ना दोस्तों, तो 19,000 will be the answer. Next, compute the amount of ITC to be reversed for the month of September. सितंबर में कितना आईटीसी रिवर्स करना है, तो ये आ गया सितंबर वाली इंफॉर्मेशन। सितंबर में कितना आईटीसी रिवर्स करना है, तो सीधा सा लॉ था ना, 180 डेज के बाद जितना पेमेंट करो वो आपको रिवर्स करना पड़ता है। 180 डेज वाला लॉ अपने को पता है कि नहीं, ये देखिए 180 डेज भी देख लेते हैं अपन। तो 180 डेज के लिए कंडीशन थी ना, आप 180 दिन में, देखिए पेमेंट फॉर इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। यहाँ पे अभी इसका 165 डेज ही हुआ है, इसको रिवर्सल की जरूरत नहीं है। इसको 99 डेज ही हुआ है, इसको भी रिवर्सल की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको तो रिवर्स करना पड़ेगा। केवल ये 15,000 क्योंकि 199 डेज हो गए तो इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कितना आईटीसी रिवर्स होना है, द आंसर इज 15,000 आईटीसी नीड्स टू बी रिवर्स दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से आखिरी सवाल जो पूछ रहा है वो है टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय विट्ठल एंड कंपनी फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो ये तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज का है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज यानी 13 सबसेक्शन 3 का सवाल है, लेकिन 13(3) में ये आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कर रहे हो। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जब आप करते हो तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा दोस्तों, कुछ याद आ रहा है आपको, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, करेक्ट। तो टाइम ऑफ सप्लाई इसमें क्या निकालता है, इन द केस ऑफ सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, टाइम ऑफ सप्लाई दो में से एक तारीख देखेंगे, कौन सी दो में से एक तारीख, डेट ऑफ पेमेंट फॉर सर्विस या डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। अब इस क्वेश्चन में डेट ऑफ पेमेंट आपने कब किया था, यानी पेमेंट कब किया गया, क्वेश्चन में दिया भाई पेमेंट आपने किया 30 सितंबर को, तो भैया अब डेट ऑफ पेमेंट है आपका 30 सितंबर, और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सर्विस की एंट्री आपने बुक्स में कब की, इनवॉइस दिया गया था 1 सितंबर को, लेकिन बुक्स में तो आपने रिकॉर्ड किया 10 अक्टूबर को ना, तो बुक्स में 10 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया गया, तो ये डेट आ गई आपकी 10 अक्टूबर। तो इवेंचुअली 30 सितंबर और 10 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर,
ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा एक तरीके से। तो इन दिस केस इसी समय पे आपको इन टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से जीएसटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका क्या निकल के आना चाहिए दोस्तों इस केस में, द टाइम ऑफ सप्लाई शुड बी 30 सितंबर। ठीक, दैट इज अवर डिस्कशन ऑन केस नंबर 2। थैंक यू।